Hello everyone, welcome to Radiography Point. So today we are going to discuss the topic contrast media used in radiology. It is a very important topic from examination point of view. चाहे थ्योरी का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो कंट्रास्ट का नाम हम सब ने बहुत सुना है कि कंट्रास्ट यूज करते हैं, इतना कंट्रास्ट यूज करते हैं, बट एक्चुअल में कंट्रास्ट होता क्या है? व्हाट इज कंट्रास्ट मीडिया? जैसे हमारी बॉडी में कुछ नेचुरल टिश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नेचुरल डेंसिटी ही काफी वेरी करती है, तो वो नेचुरली कंट्रास्ट देते हैं. कंट्रास्ट मींस डिफरेंस इन डेंसिटी. एंड कुछ टिश्यूज होते हैं जिनकी डेंसिटी एक जैसी होती है, तो वो उतना अच्छा कंट्रास्ट नहीं दे पाते, और उनके कंट्रास्ट को, उनके नेचुरल टिश्यू कंट्रास्ट को एनहांस करने के लिए हमें एक्सटर्नली कुछ केमिकल सब्सटेंसेस देने होते हैं जो डायग्नोसिस को इजी करते हैं और कंट्रास्ट को एनहांस करते हैं. सो कंट्रास्ट मीडिया आर द chemical substances given externally to enhance natural tissue contrast of human body and make the diagnosis easy. नाउ कंट्रास्ट यूज कहाँ करते हैं? सो कंट्रास्ट ऐसे प्रोसीजर्स में यूज करते हैं जहां पर नेचुरल टिश्यू कंट्रास्ट थोड़ा कम होगा, जैसे माइलोग्राफी में. माइलोग्राफी इज द रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन. फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स में, सीटी में, एमआरआई में, एंजियोग्राफी में, मींस रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड अल्ट्रासोनोग्राफी में. नाउ अब डिसाइड तो हो गया, पता चल गया कि क्या होता है कंट्रास्ट, लेकिन किस सब्सटेंस को हम कंट्रास्ट चूज करें, कौन से केमिकल सब्सटेंस को कंट्रास्ट की तरह यूज करें? तो एक आइडियल कंट्रास्ट मीडिया के कुछ फीचर्स बनाए गए जिसके बेसिस पर हम कंट्रास्ट को चूज करते हैं. सो आइडियल कंट्रास्ट मीडिया के क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला, हाई वाटर सॉल्युबिलिटी. उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी हाई होनी चाहिए. वाटर सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई कंट्रास्ट एक्वस सॉल्यूशन में कितना आयनाइज कर पा रहा है. तो जिसकी वाटर सॉल्युबिलिटी हाई होगी उतना ही आयनाइजेशन कम होगा, और जितना आयनाइजेशन कम होगा कंट्रास्ट का, उतना वो एडवर्स रिएक्शंस कम प्रोड्यूस करेगा. सो वाटर सॉल्युबिलिटी शुड बी हाई. हीट एंड केमिकल स्टेबिलिटी. हीट एंड केमिकल स्टेबिलिटी होती है कि उसके ऊपर टेम्परेचर का या उसके ऊपर दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस का कोई इफेक्ट ना पड़े, वो स्टेबल हो, जिससे कि वो अपनी ही प्रॉपर्टीज फॉलो कर सके. शेल्फ लाइफ आइडियली शुड बी 3.5 years. शेल्फ लाइफ होती है, यू कैन से इट लाइक एक्सपायरी डेट. तो जो कंट्रास्ट की शेल्फ लाइफ होती है वो आइडियली एटलीस्ट 3.5 years तक तो होनी ही चाहिए. बायोलॉजिकल इनर्टनेस. बायोलॉजिकल इनर्टनेस मतलब कि वो हमारे बायोलॉजिकल टिश्यूज से रिएक्टिव ना हो, उनके लिए इनर्ट हो, नॉन रिएक्टिव हो. लो विस्कोसिटी. विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो. तो रेजिस्टेंस टू फ्लो कंट्रास्ट का लो होना चाहिए, मतलब दैट मीन्स कि वो इजिली वेसल से फ्लो कर सके. लो और आइसोस्मोलर टू प्लाज्मा. प्लाज्मा हमारा जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी होती है, उससे तो उस कंट्रास्ट की ऑस्मोलैरिटी कम हो या उसके अप्रॉक्सी सेम लेवल की हो, ताकि कंट्रास्ट रिएक्शंस ना हो सके. सेलेक्टिव एक्सक्रीशन हो बाय किडनीज फेवरेबल. तो किडनी से कंट्रास्ट का एक्सक्रीशन फेवरेबल माना जाता है. हाई सेफ्टी कंसर्न. उसका सेफ्टी कंसर्न ज्यादा हो, मतलब कंट्रास्ट शुड बी सेफ. तो इसको डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं एक फैक्टर, दैट इज लीथल डोज, LD50. सो लीथल डोज क्या होती है कि इट इज एन इंडिकेटिव. ये एक इंडिकेटिव होता है कि कोई भी रेडिएशन या कोई भी केमिकल सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी क्या है. तो लीथल डोज जो होती है दैट शुड बी हाई फॉर अ पर्टिकुलर कंट्रास्ट टू बी सेफ. नेक्स्ट इज रीजनेबल कॉस्ट. ऐसा नहीं हो कि कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली आ रहा है, तो उसकी एक रीजनेबल कॉस्ट होती है, सो दैट एवरी फैसिलिटी कैन अफोर्ड इट. एंड इट शुड बी इजिली अवेलेबल. उसकी अवेलेबिलिटी इजी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रास्ट. अब हम देखेंगे कि हम कंट्रास्ट को क्लासिफाई कैसे करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. सो कंट्रास्ट मेनली सीटी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड एमआरआई में यूज होता है. In this lecture, we will only cover X-ray and CT contrast. For ultrasound and MRI contrast, I'll make another lecture. So, X-ray और CT contrast mainly two types का होता है, positive contrast and negative contrast. Positive contrast होते हैं high atomic number वाले chemical substances जो रेडियो ओपेक होते हैं एंड एक्सरे फिल्म पे वाइट दिखाई देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेरियम, फॉर एग्जाम्पल आयोडीन कॉन्ट्रास्ट.
नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट होते हैं लो एटॉमिक नंबर वाले कॉन्ट्रास्ट जो रेडियोल्यूसेंट होते हैं एंड रेडियोग्राफिक फिल्म पर ब्लैक दिखाई देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर एंड CO2। सो कई बार आपसे डायरेक्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट के एग्जांपल्स क्या है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट। ओके, सो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट के फर्दर टू टाइप्स होते हैं, बेरियम सल्फेट एंड आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। बेरियम सल्फेट जो होता है वो नॉन वाटर सॉल्युबल होता है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। देन कम्स टू आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। सो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, oily or non-water soluble iodinated contrast and water soluble iodinated contrast. Now water soluble iodinated contrast की further दो classification होती है, hepatic excretion and renal excretion। hepatic excretion होता है जो hepatic cells के through excrete होता है and इसका example होता है iopanoic acid। ये डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट ऑन होता है कि पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रास्ट इज एक्सक्रीटेड थ्रू हेपेटिक सेल्स और विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रास्ट इज हेपेटिक एक्सक्रीशन कॉन्ट्रास्ट। सो you have to learn these examples as it is. Now renal excretion further two types का होता है, high osmolar and low osmolar। high osmolar के अंदर जो कैटेगरी आती है that is ionic monomers and इसके examples हैं iothalamate, diatrizoate। Now बाकी की rest three categories are under low osmolar। low osmolar के अंदर आता है ionic dimers, ioxalic acid, iochamic acid, non ionic monomers, metrizamide, iohexol and non ionic dimers, iotrol and iotrolan। Now we will discuss these one by one. Okay. Come to positive versus negative contrast. As I told you, positive contrast media are high atomic number substances. They are radio opaque, that is, they are less penetrated by X-rays. Therefore, they appear white on radiograph and black on fluorescent screen. And इसके examples होते हैं iodinated contrast and barium sulfate. Come to negative contrast. These are low atomic number contrast media. They are radiolucent, that is more penetrated by X-rays, and they appear black on radiographs and white on fluorescent screen. Examples of negative contrast are water, air and CO2. Next, we will study characteristics features of barium sulfate. So सबसे पहले तो atomic number. तो barium का atomic number होता है 56. It is highly radio opaque होता है, यानी कि high density provide करता है। नॉन एब्जॉर्बेबल इन GIT, जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें बेरियम सल्फेट एब्जॉर्ब नहीं होता। नॉन टॉक्सिक टू बॉडी टिश्यूज के लिए टॉक्सिक नहीं होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर और लिपिड, ना ही तो वाटर में सॉल्युबल होता है और ना ही लिपिड में यानी फैट में। इनर्ट टू बॉडी टिश्यूज के लिए इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता है। कैन बी यूज फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडीज फॉर बेटर म्यूकस कोटिंग, इसको हम डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडीज के लिए भी यूज कर सकते हैं फॉर बेटर म्यूकस कोटिंग। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कौन सी होती है, जिसमें हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं एंड इसका मेन पर्पस होता है बेटर म्यूकस कोटिंग देखने के लिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम इसको किस किस रूट से बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं, तो बाय ओरल रूट एज वेल एज बाय रेक्टल रूट। रेयर साइड इफेक्ट्स देता है एंड मोस्ट कॉमनली यूज फॉर GI स्टडीज, यानी गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडीज के लिए इसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। सो आयोडीन का सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर होता है 53, एटॉमिक वेट होता है 127 एंड इसकी रेडियो ओपेसिटी जो होती है, मतलब ये कितना ओपेसिफाई करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन की आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। देयरफॉर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कि हर कॉन्ट्रास्ट मीडिया के हर एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स हैं। नाउ इसमें एक टर्म होती है आयोडीन पार्टिकल रेशियो, that is equal to number of iodine atoms per molecule divided by number of osmotically active particles per molecule of solute in solution। देन लो टॉक्सिसिटी होती है इसकी भी, रैपिड एक्सक्रीशन थ्रू किडनीज, इसका एक एडवांटेज होता है कि ये रैपिडली एक्सक्रीट हो जाता है किडनीज के थ्रू, तो बहुत जल्दी एक्सक्रीशन होता है, लाइक विद इन 24 आवर्स ये एक्सक्रीट हो जाता है। एंड नॉट सुटेबल फॉर MRI, तो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट MRI के लिए हम यूज नहीं करते हैं। व्हाई? बिकॉज जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट होता है इसकी एक टेंडेंसी होती है कि थ्रू इधर एक्सट्रावेसेशन और एनहांसमेंट हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो सकता है। दैट्स वाई हम इसको MRI के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फिर हेमरेज
और कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंशिएट करना टफ हो जाएगा कि ये कॉन्ट्रास्ट का एक्सट्रोवर्सेशन हुआ है या ये हेमरेज है। दैट्स व्हाई हम एमआरआई के लिए प्रेफर करते हैं गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट, अब हमने जो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट की चार वो पढ़े थे क्लासिफिकेशन, हाई ओस्मोलर एंड लो ओस्मोलर, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से पुट अप होता है। सो लेट्स बिगिन विथ हाई ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट आयनिक मोनोमर्स। सो इसको हाई ओस्मोलर कॉन्ट्रास्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो ओस्मोलैरिटी होती है वो प्लाज्मा से बहुत हाई होती है, अप्रोक्स 8 टाइम्स ज्यादा होती है। That's why it is called high osmolar contrast media. आयनिक मोनोमर्स। सो आयनिक और नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? आयनिक कॉन्ट्रास्ट होता है जो कॉन्ट्रास्ट एक्वस सॉल्यूशन में या बॉडी में जाने के बाद आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और आयंस में डिसोसिएट होगा तो जो हमारे हार्ट और ब्रेन में इलेक्ट्रिकल कंपोजिशन होती है उसको डिस्टर्ब करता है एंड देयरफॉर न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है। सो आयनिक कॉन्ट्रास्ट जो होता है, ये सबसे पहले इन्वेंट हुए थे आयनिक कॉन्ट्रास्ट, बट इनका जो रिएक्शन रेट होता है वो काफी हाई होता है, इसलिए हमने डिस्कवर किए नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट। नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट होते हैं जो बॉडी में जाने के बाद आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, देयरफॉर वो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोजिशन ऑफ हार्ट और ब्रेन को मेंटेन करके रखते हैं कांस्टेंट, और कोई भी टॉक्सिसिटी इफेक्ट नहीं कॉज करते हैं। दैट्स व्हाई नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट आर प्रेफर्ड ओवर आयनिक कॉन्ट्रास्ट। सो लेट्स सी, आयनिक मोनोमर्स को हम कन्वेंशनल कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी कहते हैं। सो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल कॉन्ट्रास्ट मीडिया? सो यू विल टेक द आंसर आयनिक मोनोमर्स। नाउ इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? सो दीज आर सॉल्ट्स ऑफ सोडियम और मैग्नीमाइन। ये या तो सोडियम के सोल्ट्स होंगे या मैग्नीमाइन के सोल्ट्स होंगे, जिनके अंदर जो केटायन होगा वो नॉन रेडियो ओपेक होगा एंड जो एनायन होगा वो रेडियो ओपेक होगा, एंड दैट विल बी ट्राई आयोडीनेटेड फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड रिंग। अब ट्राई आयोडीनेटेड है तो कौन कौन सी पोजीशन पे आयोडीन अटैच होगा? बेंजीन रिंग की C2, C4 एंड C6 पोजीशन पे हमारा आयोडीन अटैच होगा, एंड रिमेनिंग C3 और C5 जो पोजीशंस होंगी वो अमाइंस से कनेक्टेड होंगी। क्यों? क्योंकि जो अमाइंस होती हैं वो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करती हैं और कॉन्ट्रास्ट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट, इनका आयोडीन पार्टिकल रेशियो होता है 3:2, मॉलिक्यूलर वेट होता है 600 आयोडीन कंटेंट होता है 70 mg आयोडीन पर ml, ऑस्मोलैरिटी होती है 1500 ऑस्मोल पर kg H2O, लीथल डोज 50 होती है 7, रेयरली यूज टुडे, बट इनको हम आजकल रेयरली यूज करते हैं क्योंकि एक तो ये हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट है, ऊपर से आयनिक कंपाउंड्स हैं, एंड इनकी लीथल डोज बहुत कम है। लीथल डोज एक सेफ्टी कंसर्न होता है, जिसकी लीथल डोज जितनी ज्यादा होगी वो कंट्रास्ट उतना ही सेफ कंसिडर किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं डाइट्राइजोएट, यूरोग्राफिन, आयोथैलेमेट, कॉनरे, ट्रायोवीडियो, मेट्रीजोएट। एंड इनका एक मेन डिसएडवांटेज है कि इनकी हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, दैट इज अप्रॉक्स 8 टाइम्स ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट मूव ऑन टू लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट। लो ऑस्मोलर इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो प्लाज्मा के कंपैरिजन में लो होती है, एंड दीज आर आयनिक डाइमर्स। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सोडियम और मैग्नीमाइन सोल्ट्स। इनके अंदर सोडियम और मैग्नीमाइन दोनों सॉल्ट्स होते हैं, एंड इनके अंदर 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं, each with 3 iodine atoms linked by a bridge to form large compounds carrying only one carboxyl group, hence called monoacid dimers. तो इनको डाइमर्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं, एंड इनको मोनोएसिड कहते हैं क्योंकि एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। सो इसीलिए इन्हीं का दूसरा नाम होता है मोनोएसिड डाइमर्स। इनका आयोडीन पार्टिकल रेशियो होता है 6:2 और वी कैन से 3:1। मॉलिक्यूलर वेट होता है 1269। आयोडीन कंटेंट होता है 150 मिली mg आयोडीन पर ml। ऑस्मोलैरिटी होती है 560 ऑस्मोल पर kg H2O। लीथल डोज होती है 12, और इनका एग्जाम्पल होता है आयोजेगलेट, हेक्साब्रिक्स। नेक्स्ट मूव टू लो ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया नॉन आयनिक मोनोमर्स। सो ये हमारे नॉन आयनिक हैं। नॉन आयनिक मतलब ये आयंस में डिसॉल्व नहीं होंगे, इसलिए लेस टॉक्सिसिटी कोज करेंगे। तो इनकी कंपोजिशन कैसी होती है? कार्बोक्सिल ग्रुप एट C1, जो C1 कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के, इज रिप्लेस्ड बाय नॉन आयनाइजिंग रेडिकल एंड CONH2। उसको रिप्लेस कर दिया जाता है नॉन आयनाइजिंग रेडिकल और CONH2 से, देयरफॉर दे आर नॉन आयनिक।
इनका आयोडीन पार्टिकल रेशियो होता है 3:1, मॉलिक्यूलर वेट होता है 600 to 800, आयोडीन कंटेंट होता है 150 mg आयोडीन पर ml, ऑस्मोलैलिटी होती है 600 ओस्मोल पर केजी H2O, लीथल डोज 50 होती है 22, एंड एग्जांपल्स होते हैं मेट्रीजमाइड, iobromide that is called ultravist, iohexol that is also called omnipaque, ioversol that is also called optitrate, and iozilan. Next is low osmolar contrast media, non-ionic dimers. So these are dimers, also known as isoosmolar contrast media. इनका दूसरा नाम होता है आइसोस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, क्योंकि इनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो प्लाज्मा के सेम लेवल की होती है. Each molecule consists of two non-ionizing triiodinated benzene rings linked together. इनके अंदर दो non-ionizing triiodinated benzene rings होती हैं. That's why they are called dimers. Iodine particle ratio is 6:1. Molecular weight is 1550 to 1626. Iodine content is 300 mg iodine per ml. Osmolality is 300 osmol per kg H2O, and lethal dose is greater than 26. Examples are iotrolan, also known as isovist, and iodixinol, also known as Visipaque. So इसमें आपको एक तो इनका स्पेशल नाम अगर कोई है तो वो याद रखना है. इनकी केमिकल कंपोजिशन अपने नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है. और इनकी ये आयोडीन पार्टिकल रेशियो, मॉलिक्यूलर वेट, आयोडीन कंटेंट, ऑस्मोलैलिटी, लीथल डोज, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपको लर्न करना है. और इनके एग्जांपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, मैग्लीमाइन वर्सेस सोडियम सोल्ट्स. सो दो तरह के सोल्ट्स होते हैं हमारे कॉन्ट्रास्ट एजेंट के अंदर, मैग्लीमाइन एंड सोडियम सोल्ट्स. दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, दोनों को अलग अलग जगह यूज किया जाता है, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और अपने अपने लिमिटेशंस हैं. सो लेट्स सी. मैग्लीमाइन सॉल्ट, सबसे पहले, दीज हैव बेटर सॉल्युबिलिटी. इनकी सॉल्युबिलिटी बेटर होती है, बट सोडियम सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है. मैग्लीमाइन सॉल्ट्स की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो इनके अंदर ज्यादा होता है. वहीं पर ही सोडियम सॉल्ट्स की लो विस्कोसिटी होती है, विच इज एन एडवांटेज. मैग्लीमाइन सॉल्ट्स की बेटर टॉलरेंस होती है, सोडियम सॉल्ट्स की लेस टॉलरेंस होती है. दीज आर मोर प्रोन टू कॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग. मैग्लीमाइन सॉल्ट्स हैज नो इफेक्ट ऑन ब्लड ब्रेन बैरियर, पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि सोडियम सॉल्ट्स क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं. इसीलिए अगर एक क्वेश्चन ये भी होता है कि न्यूरोटॉक्सिसिटी में जो मेन केटायन होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है सोडियम केटायन, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है और वहां जाकर ब्रेन के अंदर जाकर जो ब्रेन की अपनी इलेक्ट्रिकल कंपोजिशन है उसको डिस्टर्ब करता है. दैट्स व्हाई इट कॉजेस न्यूरोटॉक्सिसिटी. मैग्लीमाइन सॉल्ट्स का लेस वस्कुलर इफेक्ट होता है. ये जो ब्लड में वस्कुलर इफेक्ट होता है वो इतना कोज नहीं करता, सोडियम सॉल्ट ज्यादा इफेक्ट कोज करते हैं. मैग्लीमाइन सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक इफेक्ट होता है. व्हाट इज डायूरेटिक इफेक्ट? डायूरेटिक इफेक्ट होता है टेंडेंसी टू स्टॉप द फ्लूइड बिल्डअप इनसाइड द बॉडी. सो फ्लूइड बिल्डअप ना होने देना बॉडी के इनसाइड अंदर, तो मैग्लीमाइन सॉल्ट्स का स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक इफेक्ट होता है, जबकि सोडियम सॉल्ट्स का लेस डायूरेटिक इफेक्ट होता है. मैग्लीमाइन सॉल्ट्स जो होते हैं वो पुअर ओपेसिफिकेशन करते हैं, उतना अच्छा ओपेसिफिकेशन नहीं कर पाते. सोडियम सॉल्ट्स बेटर ओपेसिफिकेशन करते हैं. एंड मैग्लीमाइन सॉल्ट्स ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं. सो अगर ब्रोंकियल एज्मा है तो उस केस में हम इनको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, मतलब उस केस में हम इनको यूज नहीं कर सकते. और सोडियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो ब्रोंकोस्पाज्म नहीं कोज करते, हेंस कैन बी गिवन इन ब्रोंकियल एज्मा. नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेम्बर. सो कॉन्ट्रास्ट के कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स और वन लाइनर्स होते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. सो इनको एक बार देख लेते हैं. कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज फॉर माइलोग्राफी आर नॉन आयनिक. जो कॉन्ट्रास्ट माइलोग्राफी के लिए यूज होगा वो नॉन आयनिक होगा. ठीक है, कि बाय चांस हमारा जो कॉन्ट्रास्ट है वो माइलोग्राफी में हम स्पाइन में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, स्पाइनल कोड में, तो ऐसा ना हो कि वहां से वो कॉन्ट्रास्ट ब्रेन की तरफ चला जाए, तो वो नॉन आयनिक होना चाहिए ताकि वो कोई न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज ना करे. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज फॉर सेरेब्रल एंजियोग्राफी शुड कंटेन ओनली मैग्लीमाइन केटायन. जो कॉन्ट्रास्ट सेरेब्रल एंजियोग्राफी मतलब ब्रेन की ब्लड वेसल्स की इमेजिंग, उसके लिए यूज होगा, उसमें सिर्फ मैग्लीमाइन केटायन होना चाहिए. इसका रीजन क्या है? जैसे अभी हमने पहले देखा कि मैग्लीमाइन केटायन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, तो इसीलिए जो ब्रेन की एंजियोग्राफी होगी उसके अंदर सिर्फ मैग्लीमाइन केटायन होना चाहिए, सोडियम केटायन नहीं होना चाहिए.
तो ऐसे कौन से कॉन्ट्रास्ट के एग्जांपल्स हैं जिनमें सिर्फ मेग्ल्यूमाइन केटायन होता है? दे आर कॉनरे 280, ट्रायोवीडियो 280 एंड एंजियोग्राफिन। अब ऐसे कौन से कॉन्ट्रास्ट है जिनके अंदर सिर्फ सोडियम केटायन होता है? तो दे आर यूरोविजन, ट्रेजोग्राफ प्लस। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट मीडिया विद लीस्ट ऑस्मोलैरिटी, जिसकी सबसे कम ऑस्मोलैरिटी होती है, दैट इज हेक्साब्रिक्स। Contrast media causing maximum nausea and vomiting is Hexabrix. Safest contrast is iohexol. In newer contrast, नए contrast में most hyperosmolar contrast is iohexol and contrast with least viscosity, जिसकी सबसे कम viscosity होती है omnipaque. Omnipaque is iohexol only और omnipaque is another name for iohexol. So यहाँ पर ये लेक्चर होता है खत्म और इसमें सारे कॉन्ट्रास्ट के बेसिक जितने भी पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सब कवर कर लिए गए हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब फॉर मोर लेक्चर्स एंड थैंक यू।